हेलो बच्चों, महादेव। बस आज के वीडियो में मुझे कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन लेने हैं और ये क्वेश्चन मेनली आपके कैलकुलस अप्रोच को एडॉप्ट करेंगे या कैलकुलस अप्रोच के बेस पर कैसे हम कूलम्ब्स लॉ के सिंपल स्ट्रेट वे क्वेश्चन लगाएंगे, उन्हीं प्रश्नों को हमने लिया है। तो न्यूमेरिकल्स बताने के सीक्वेंस में ये हमारा कूलम्ब्स लॉ पर चौथा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने थ्योरी बताया था और पिछले 2 लगातार वीडियो में मैंने कूलम्ब्स लॉ पर न्यूमेरिकल्स लिए थे और इसी सीक्वेंस में ये वीडियो है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो कूलम्ब्स लॉ पर पहला क्वेश्चन ये है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा समझा दूंगा। ए चार्ज Q इज डिवाइडेड ऑन 2 ऑब्जेक्ट्स। ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है और ये ऑब्जेक्ट ये है। इन पर मिलकर चार्ज कैपिटल Q है, या इस चार्ज को इस पर कुछ कुछ पोर्शन रख दिया गया है। कह रहा है कि व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ चार्जेज, जो इन पर चार्ज रखा गया है उनकी वैल्यू क्या होगी जिससे कि इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे वो मैक्सिमम लगे। क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ये 2 ऑब्जेक्ट हैं और इन पर इस Q चार्ज को डिवाइड किया गया है। तो मान लो कि यहां पर सपोज करो कि Q चार्ज रखा गया है और यहां पर तो जो रिमेनिंग चार्ज होगा Q माइनस Q हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर इनके बीच, मान लो हवा है, इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम हो, यानी कि ये गिवन डिस्टेंस पर, डिस्टेंस फिक्स है, गिवन डिस्टेंस पर मैक्सिमम फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करें, रिपल्शन ही होगा। तो बताना है कि इस पर कितना चार्ज होगा, इस पर कितना चार्ज होगा, और जो इनिशियल चार्ज है वो Q है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। Q charge is divided or given to the 2 bodies which are kept in a medium, suppose at a distance r. What should be the division of charges? What should be value of charge on this sphere and also on this sphere, so that the electrostatic force between these 2 spheres must be maximum? तो हमने मान लिया कि इस Q चार्ज का एक स्मॉल Q हिस्सा इस पर है, तो जो रिमेनिंग हिस्सा होगा वो इस पर होगा, Q माइनस Q। अब देखें कि इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स निकालने का तरीका हो गया, अगर हवा है तो 1/4πε0 Q माइनस Q बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स मैक्सिमम हो गया। अब फोर्स हो गया, अब इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है कि अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये कितना होगा या ये कितना होगा। अब देखो, थोड़ा सा मैथ्स का पोर्शन आपको पता होना चाहिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ये जानो कि किसी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम होने की शर्त क्या है। तो ये जो चीज है ये बेसिकली कैलकुलस की चीज है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, लेकिन काम भर जानना चाहिए। तो बहुत डिटेल न करते हुए, क्यों न बताते हुए, क्या होता है ये मैं बता दे रहा हूं। तो मान लो कि ये कोई फंक्शन है y इक्वल्स एफ एक्स, एक्स में कोई फंक्शन है y इक्वल्स एफ एक्स। एक्स की किस वैल्यू के लिए, एक्स की किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम होगा या y मिनिमम होगा, इसकी पहली कंडीशन ये है कि हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी कि इसे हमने लिखा y डैश और लिख दिया dy बाई dx, ये हम निकालते हैं। निकालने के बाद हम इसे 0 कर देते हैं, मैं इसे बाद में लिख दे रहा हूं। तो निकालने के बाद हम इसे 0 कर देते हैं। तो देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी फंक्शन की
मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, जीरो कर देते हैं। तो मान लो हमें y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हमें जानना कि x की किन वैल्यूज के लिए y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, तो हमने कहा कि हम पहले y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, जिसका ये भी सिंबल है, इसे जीरो कर देंगे। मान लो इसको सॉल्व किया गया, तो सॉल्व किया गया तो x की दो वैल्यूज आ गई, x1 कामा x2। बात भूलो नहीं, हमने इसको जीरो करके सॉल्व किया तो x की दो वैल्यूज आ गई, x1 कामा x2। अब हम क्या करेंगे, इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको हमने ऐसा लिख दिया y डबल डैश, और ये हो जाएगा सिंबल में डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, अब जो भी ये वैल्यू आएगी उसमें हम ये वाले x1 वाली वैल्यू रखेंगे और x2 की वैल्यू रखेंगे। मान लो कि अगर हमने x बराबर x1 रखा तो ये लेस देन जीरो आया, ये क्या आया, लेस देन जीरो आया, यानी कि नेगेटिव चलाया। तो नेगेटिव चलाया तो इसकी इस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम होगा, इसकी इस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम होगा। और मान लो कि हमने ये रखा और ये पॉजिटिव चलाया तो इसकी ये वैल्यू के लिए ये मिनिमम होगा। तो आसान से भाषा में अगर हम बहुत टेढ़ी मेढ़ी बात ना करें तो सीधे मैक्सिमम या मिनिमम निकालने का तरीका क्या है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, वैल्यूज आती हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, वैल्यूज को रखते हैं। जिन वैल्यूज के लिए नेगेटिव आएगा उस वैल्यू के लिए फंक्शन मैक्सिमम होगा, जिनके लिए पॉजिटिव आएगा उसके लिए मिनिमम होगा। इतनी डिटेल अप्रोच हम फिजिक्स में लेकर नहीं चलते हैं, क्योंकि आधा रिजल्ट तो ऑलरेडी पता है हमें, जैसे मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो हम चाहें तो दो बार डिफरेंशिएट करें या ना करें, रिजल्ट सेम आएगा। तो चलो बहरहाल कैसे करेंगे जरा देखो। तो हमने ये किया, मैं फिर से फोर्स को लिख दे रहा हूं, तो F हो गया था हमारा 1/4πε0 Q माइनस Q बाई आर स्क्वायर। अब इसको मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए हमें इसको एक और वेरिएबल, जो यहाँ वेरिएबल सब स्मॉल क्यू है, के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो फॉर एफ मैक्स या एफ मिनिमम एक ही बात हो गया, डी एफ अपॉन डी क्यू इक्वल्स जीरो। यहां पर वेरिएबल एफ है और यहां पर वेरिएबल स्मॉल क्यू है, क्योंकि ये कैपिटल क्यू गिवन है, डिस्टेंस फिक्स है, ये कांस्टेंट होता है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। अब देखो ये पूरा टर्म, ये जो टर्म है सभी कांस्टेंट हैं, सभी यहां पर कांस्टेंट हैं, तो हमने इसको k मान लिया, तो सीधे हो जाएगा f बराबर, हाँ सॉरी, डी एफ अपॉन डी क्यू बराबर k, इसको हमने k लिख दिया, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और लिख दिया d अपॉन डी क्यू ब्रैकेट में क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। तो मैक्सिमम के लिए या मिनिमम के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया, कर देंगे उसे जीरो कर देंगे। तो देखो आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि हम इसे जीरो कर दे रहे हैं, तो हमने जीरो कर दिया, k को k रहने दो, जब q के रिस्पेक्ट में क्यू क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ ये चलाएगा कैपिटल Q, और ये क्यू स्क्वायर को क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा -2q। डिफरेंशिएशन की बातें हमने अपने पुराने वीडियो में किया है, जो लोग लगातार इसको देख रहे हैं उन्हें ये पता है, और बेटा आप देख सकते हो पुराने वीडियो में हमने कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे सारी बात बताई है। तो देखो हमने इसको जीरो कर दिया, के तो जीरो होगा नहीं,
Q माइनस 2Q 0 चला है, यहां से Q चला आया Q बाई 2, यहां से Q चला आया Q बाई 2। यानी कि जब फर्स्ट फंक्शन को df अपन dq को हमने जीरो किया मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो हमें वेरिएबल q की एक ही वैल्यू मिली, दो मिलती है यूजुअली, यहाँ एक ही मिली, q बराबर q बाई 2। अब ये वैल्यू फोर्स को मैक्सिमम करेगी या मिनिमम करेगी का तरीका ये है कि जो हमने df अपॉन dq लिखा है, df अपॉन dq लिखा है, जिसे हमने लिखा था कि q माइनस 2q, हम इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करें। q बराबर q बाई 2 के लिए फोर्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इसका फैसला इस बात से होगा कि इसे अगेन डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो अगर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो लिखेंगे d स्क्वायर f डी क्यू स्क्वायर, ये k कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और ये -2 चलाएगा, यानी कि -2 के चल आया। तो यहां पर स्मॉल q की वैल्यू रखनी नहीं पड़ी, अगेन डिफरेंशिएट किया तो पूरा फंक्शन नेगेटिव आ गया। इसका मतलब कि q बराबर q बाई 2 के लिए फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आंसर आ गया, आंसर ये आ गया कि अगर जो चार्जेज हैं जिनको हमने हवा में यहाँ और यहाँ रखा है और इनके बीच अगर फोर्स मैक्सिमम करना है, तो जो गिवन चार्ज है उसका आधा हिस्सा यहाँ रख दें और रिमेनिंग आधा हिस्सा यहाँ रख दें, यानी कि चार्जेज को हाफ हाफ डिवाइड कर दें, तो गिवन डिस्टेंस के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर ये हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि व्हाट शुड बी द चार्जेस केप्ट ऑन द टू बॉडीज टू मेक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम मैक्सिमम। सो चार्जेस मस्ट बी इक्वली डिवाइडेड, must be divided in half the value on both the bodies so that electrostatic force on them must be maximum। तो आंसर हो गया Q इक्वल्स Q बाई 2। तो चलो बेटा ये हो गया, पहला क्वेश्चन ये हो गया और ये सिंपल अप्रोच है कैलकुलस के, लेकिन चूंकि आता है तो आपको जानना चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, लिखना बहुत जरूरी नहीं है लेकिन काम पर लिख दे रहा हूं ताकि एक साइकोलॉजी दिमाग में है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, टू पार्टिकल्स A and B, two particles A and B, each having a charge Q are kept fixed at D, where should a particle of charge Q be placed on perpendicular
bisector on perpendicular bisector of AB so that it experiences maximum force मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन जरा फिर से समझो, दो पार्टिकल हैं ए और बी और उन पर चार्जेस हैं कैपिटल क्यू और इनको स्थिर डी दूरी पर रखा गया है। एक दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू। अब स्मॉल क्यू का नेचर नहीं दिया गया है, हो सकता है कि वो क्यू के नेचर का हो, क्यू के उल्टे नेचर का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कह रहा है कि स्मॉल क्यू को ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किस दूरी पर रखें कि उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे ड्यू टू द गिवन चार्जेस वो मैक्सिमम हो। तो देखो, ये अगर आप क्वेश्चन उतार सको तो उसे बाद में चलो, तो होपफुली आप इसे राइट डाउन कर लोगे वीडियो को पॉज करके। मैं इसे मिटा रहा हूं। ओके बेटा, देखो डायग्राम देखो, ये ए है, ये बी है, यहां पर एक चार्ज कैपिटल क्यू है, यहां पर एक चार्ज कैपिटल क्यू है। ये चार्जेस फिक्स रखे हैं। अगर फिक्स नहीं रखेंगे तो इनमें रिपल्सन का फोर्स होगा, दूर भाग जाएंगे, तो डिस्टेंस फिक्स नहीं रहेगी। तो एनी हाउ किसी न किस तरीके से इनको यहां स्थिर रखा गया है, यहां स्थिर रखा गया है। इनके बीच का गैप डी है, ये इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये दूरी हो गई d/2, ये दूरी हो गई d/2। मान लो सी है, तो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस टू चार्जेस। कह रहा है कि इस लाइन पर कहां पर, मान लो पॉइंट पे है, कहां पर कोई चार्ज क्यू रख दें, ये दूरी हमें बतानी है, सीपी बतानी है कि यहां से किस दूरी पर ये चार्ज क्यू रख दें कि इस पर जो ये चार्जेस फोर्स लगाएं वो फोर्स मैक्सिमम हो। तो इस मैक्सिमम फोर्स के लिए हमें ये डिस्टेंस बतानी है। तो देखो, अप्रोच लगभग पुरानी है, लेकिन करेंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान से देखो और डायग्राम को ठीक से समझो। तो मैंने बना दिया कि ए और बी दो पॉइंट हैं जहां पर कैपिटल क्यू ये दो चार्जेस फिक्स रखे हैं और इनके बीच का गैप स्मॉल डी है। ये जो लाइन है ए बी का नॉर्मल बाइसेक्टर है, तो ये दूरी होगी d/2, ये दूरी होगी d/2। यहाँ पर कोई पॉइंट P है मान लो, और यहाँ कोई चार्ज Q रखा है, तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी जब ये वाला चार्ज ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द चार्जेस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करे। अब देखो, दो बातें हैं। अगर ये चार्ज जिस नेचर के हैं उसी नेचर का ये है, तब तो ये चार्जेस इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे, और इनका जो नेचर है उसका अपोजिट नेचर अगर इस चार्ज का है तो ये चार्ज इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। दोनों केस में जो मैक्सिमम फोर्स की वजह से डिस्टेंस आएगी वो सेम आएगी। तो इस चार्ज को इनके नेचर का मानना या इनके अपोजिट नेचर का मानना ये हमारे हाथ में है। तो हमने मान लिया जानबूझकर कि जो नेचर क्यू क्यू का है वह नेचर स्मॉल क्यू का है। तो मीन्स ये और ये चार्ज इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे, तो ये इसको यू रिपेल करेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। चलो नाम दे दिया एफ है, नाम दे दिया एफ है। तो इस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को यू रिपेल कर रहा है, नाम हो गया एफ है। और वैसे ही कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू को यू रिपेल करेगा, तो नाम हो गया चलो एफ बी। यहां पर कैपिटल क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है जो मैंने बनाया नहीं है।
तो इस कैपिटल क्यू ने स्मॉल क्यू को यूं ऐसे रिपेल किया, कैपिटल क्यू ने इस स्मॉल क्यू को यूं रिपेल किया। अब देखिए कि इस स्मॉल क्यू पर जो ये चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, जिसको एक नाम दे दिया एफ भी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्शन क्या होगी। आगे बढ़ने पर जरा देखो कि अगर हम फोर्स लिखें तो चाहे हम एफ ए लिखें या एफ बी लिखें, डायरेक्शन अलग अलग होने से नाम अलग अलग हो गया, लेकिन इनकी वैल्यू सेम होगी। क्यों होगी? अच्छा देखो, ये डिस्टेंस को अगर हमने x मान लिया, यही बताना कि ये x कितना मैक्सिमम होगा, किस पर ये डिस्टेंस x कितना होगा कि इस q पर फोर्स मैक्सिमम लगे। तो देखो ये डिस्टेंस AP चली आई, ये डिस्टेंस चली आई d स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस हो गई x स्क्वायर d स्क्वायर बाई 4 का रूट। तो ये डिस्टेंस हो गई x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से। तो जितनी डिस्टेंस ये वाली आई उतनी डिस्टेंस ये वाली आई। तो फोर्सेज की जो इस पर वैल्यू होगी, चाहे एफ ए हो चाहे बी हो, वैल्यू सेम होगी। तो इसलिए हमने सेम लिख दिया। और कितना लिखा? 1/4πε0 क्यू 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 बाई आर स्क्वायर। आर मीन्स इस डिस्टेंस का स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4। चलो इसको एक नाम दे दिया हमने एफ। चूंकि फोर्सेज बराबर थे, डायरेक्शन अलग अलग थी, तो नाम हो गया एफ एफ भी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम को हमने एक नाम दे दिया एफ। अब एक काम करो बेटा, इसको आप कहीं लिख लो, मैं लिख दे रहा हूं। तो एफ हो गया 1/4πε0 क्यू क्यू और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4। तो ये फोर्सेज इस पर लगे, एफ इधर लगा एफ इधर लगा, और वैल्यू सेम हो गई, तो हमने एक नाम दे दिया एफ। तो ये लिख दिया हमने। अब जरा केयरफुली देखो, कैसे देखो भाई, केयरफुली देखो कि इन फोर्सेज का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। एक काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं मिटा दे रहा हूं, बाद में लिख दूंगा। अभी जगह नहीं है तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं, या दोबारा मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये डायग्राम मैं दोबारा बना दे रहा हूं बड़ा, जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए। एफ बी, चलो यही डिस्टेंस थी, इसको एक नाम दे दिया आर। और आर कुछ नहीं है, आर है तुम्हारा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 का रूट। इसको नाम आर दिया तो ये भी आर हो जाएगा। अब हमें एफ ए एफ बी का रिजल्टेंट निकालना है। देखो प्रैक्टिस होगी तो आप ओरली निकाल लोगे, मुझे निकाल लोगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक एफ ए एफ बी, इस ये एफ ए था एफ बी था, इसका एक नाम दे दिया एफ। रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होगा? तो थोड़ा लेंदी लेकिन सिंपलेस्ट वे में मैं चल रहा हूँ बेटा। एक काम करो, मैंने वेक्टर के चैप्टर में बताया था पीछे, जो तो आपको समझ में आएगा कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स अगर एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, जैसे पॉइंट पी ये नाम दे दिया, ये एक्ट कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? जिस पॉइंट पर ये एक्ट करते हैं वहां से जाने वाले दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स हम खींचते हैं। तो एक लाइन तो ये हो ही गई। अब दूसरी लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, और समझो कि इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया। इस एंगल को थीटा कहा, तो ये इसके बराबर है, ये भी थीटा हो जाएगा। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल होने से ये थीटा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होने से ये थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एफ ए जिसकी वैल्यू एफ के बराबर है,
हम दो कंपोनेंट लेंगे, जो एक इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा। ये डायरेक्शन आई कैफ है, ये डायरेक्शन जे कैफ है, ये डायरेक्शन माइनस आई कैफ है, डायरेक्शन जे कैफ है। तो इस हिसाब से मैं एफ ए को लिख रहा हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, जो लोग शुरू से मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता है कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को कैसे हम रिजॉल्व करते हैं। तो एफ ए को हमने लिखा, तो एफ ए का कंपोनेंट मिलेगा एफ ए कॉस थीटा आई कैप, एफ ए साइन थीटा जे कैप। एफ ए कुछ नहीं है, एफ है, तो एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा ये डायरेक्शन आई कैप है, और इसका कंपोनेंट इधर मिलेगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा ये डायरेक्शन होगी जे कैप, ये डायरेक्शन आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप। तो एफ ए को हमने इसके कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख दिया। वैसे ही एफ बी को मैं लिखूंगा, तो एफ बी को लिखूंगा तो एफ बी कॉस थीटा, एफ बी कुछ नहीं है एफ के बराबर है, तो एफ कॉस थीटा माइनस आई कैप, तो लिख दिया एफ कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप, एफ साइन थीटा जे कैप। तो नया कुछ नहीं किया गया है, एफ ए और एफ बी को हमने उनके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अब रिजल्टेंट फोर्स को अगर मैं एफ डैश कह रहा हूं, रिजल्टेंट फोर्स को मैं एफ डैश कह रहा हूं, तो सीधे वो हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी के बराबर। अब जब बेटा आप इनको ऐड करोगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस आई कैफ एफ कॉस थीटा है प्लस एफ आई कैफ आई थीटा है, एफ कॉस थीटा आई कैफ है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये सीधे जुड़ जाएगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा 2f साइन थीटा जे कैप। तो नेट फोर्स हो गया 2f साइन थीटा जे कैप, मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट इधर एक्ट करेगा। यही हो गया एफ डैश के डायरेक्शन, ये हो गया एफ डैश के डायरेक्शन। चलो यार मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ओके, तो देखो नेट फोर्स चला आया, नेट फोर्स चला आया जिसे नाम दिया एफ डैश, उसकी वैल्यू चली आई, डायरेक्शन तो इधर हो ही गई, वैल्यू चली आई 2f साइन थीटा, वैल्यू चली आई 2f साइन थीटा, डायरेक्शन हो गई इधर की तरफ। अब हम क्या करें, अब हम जरा वैल्यूज को लिखें, तो 2 को 2 लिख दिया, f था 1/4πε0 QQ, इस डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर जब हो जाएगा तो हो जाएगा सीधे सीधे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 इंटू, ये है 2, ये हो गया f, ये है साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा इस ट्रायंगल में देखो, साइन थीटा हो जाएगा x बाई आर, साइन थीटा हो जाएगा x बाई आर। तो x कुछ है, x को x लिखा और r की जगह लिख दिया ये वाली चीज। तो थोड़ा सा साफ साफ लिखूं तो हो जाएगा x अपान एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 का पावर हाफ, रूट का हो या पावर हाफ को, बात एक ही हो गई। अब फिलहाल इस फिगर की जरूरत कम पड़ेगी और आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तो हमने इसे मिटा दिया। तो नेट फोर्स जो लगा वो एफ डैश था, और जिसकी वैल्यू निकाली गई तो वो चला आया 2QQ, 2QQ नीचे है 4πε0, और ये है x, ये हो गया x, और ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है, तो हो जाएगा पावर 3/2। तो पूरी चीज हो गई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 का पावर
3/2। ओके, अब देखो बेटा, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब देखो यहां पर ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो अगर आप लिखना चाहो तो एफ डैश को लिख सकते हो के मीन्स दिस कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2, ये हमने लिख दिया। अब जरा ध्यान दो, हमें f की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो बताना कि x कितना होगा। तो जैसे पुरानी अप्रोच से बताया कि हम f डैश को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जीरो करेंगे, फिर देखेंगे कि जीरो करने पर x की कौन कौन वैल्यू जा रही है, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, उनमें वैल्यूज को रखेंगे, जिनके लिए ये निगेटिव आएगा इस वैल्यू के लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, वगैरह वगैरह। तो इतना डिटेल न करके चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ वेरिएबल एफ डैश है और यहाँ वेरिएबल एक्स है, इसे डिफरेंशिएट करते हैं और जीरो करते हैं। तो हमने लिखा डी एफ डैश अपॉन डी एक्स बराबर जीरो, और ये हो जाएगा के डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 का पावर 3/2। अब इसे कैसे करेंगे? देखो बेटा, ये ऊपर चला है, इसको करने के कई तरीके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो सकता है, जो लोग कैलकुलस पढ़े हैं, उसके बिना भी हो सकता है। तो मैं लॉन्ग लेकिन उसके बिना करना चाह रहा हूं। जो नीट के बच्चे हैं उनका उतना कैलकुलस मजबूत नहीं होता है, वो सिंपल अप्रोच को लेकर चलते हैं। तो लेंथी लेकिन सिंपल अप्रोच को लेकर आप चलो। तो अगर हम लेकर चले तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा जीरो, यहां कर दिया, के लिख दिया, डी अपॉन डी एक्स, और ये हो गया एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 पावर माइनस 3/2। अब देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे, तो जो लोग बिगिनर हैं वो थोड़ा सा जान जाए, जिनकी प्रैक्टिस में उनकी दिक्कत नहीं है, कि अगर कोई फंक्शन दे दिया गया है, मान लो कोई फंक्शन है p बराबर x इंटू वाई, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मान लो किसी t के टर्म डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, प्लस इसको छोड़ देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि लिखते हैं dx अपॉन dt इंटू वाई, फिर x को छोड़ दिया dy अपॉन dt, ऐसे। फिर से देखो, p एक वेरिएबल है जो x y दो से मिलकर बना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसी तीसरे के रिस्पेक्ट में, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, इंटू इसको छोड़ दिया, फिर इसको छोड़ दिया, इंटू इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो इसी अप्रोच को लेकर मैं चल रहा हूं कि हमने मान लिया कि एक वेरिएबल x है, एक ये लंबा वाला है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा कि इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा इसके रिस्पेक्ट में, इसे छोड़ दूंगा, प्लस इसको छोड़ दूंगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा इसके टर्म में, और फिर हम इसको जीरो कर देंगे। तो यही बात मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखो। तो लिखा जीरो बराबर के, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं x को, तो x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो 1 चला आएगा, और इसे हमने यूं ही छोड़ दिया तो हो गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 पावर माइनस 3/2 प्लस, अब इसको छोड़ देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको छोड़ दिया x को, जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पावर साइड में चली जाएगी,
पावर साइड में चली जाएगी, और अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइड में चली जाएगी, इस पर एक पावर और कम हो जाएगी, तो एक पावर कम हो जाएगी तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 पावर -5/2। इसमें एक और -1 कर दो, तो -1 करेंगे तो ये -5/2 हो जाएगा। फिर ये जो है इसको पावर 1 मानकर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2x। ये प्योर कांस्टेंट है तो हो गया 0, तो हमने छोड़ दिया। तो देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, मैं एक बार और दोबारा बता दूं। दो वेरिएबल हैं, एक x है और दूसरा ये लंबा वाला है, इसको इसी x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको इसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसे छोड़ देंगे, प्लस इसे छोड़ देंगे और इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि जब x को x के रिस्पेक्ट में किया तो 1 चला आया, के को बाहर लेना जरूरी था, तो ये 1 चला आया और इसको हमने छोड़ दिया, प्लस अब हम इसको छोड़ देंगे, x को छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो तरीका ये है कि जितनी पावर है उतनी पावर यहाँ चली जाती है और इस पर एक पावर कम हो जाती है, उसके बाद इस पूरे को पावर 1 मानकर इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पावर -3/2 थी तो पावर -3/2 चली आई, इस पर एक पावर कम किया तो -5/2 हो गया, इसे पावर 1 माना तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट टू 2x हो गया, ये कांस्टेंट था इसलिए 0 हो गया, तो लिखा ही नहीं। अब चलो हम इसे मिटा दें। देखो मिटाने के बाद के को इधर लाओ, के 0 हो जाएगा, तो 0 हमने लिख दिया। अब ध्यान दो यहां पर पावर -3/2 है, यहां पर -5/2 है, तो इन दोनों टर्म में इतनी चीज कॉमन हो जाएगी, इतनी चीज कॉमन हो जाएगी, तो जो कॉमन हो जाएगा उसे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड किया तो यहां मिला 1 इंटू इसे डिवाइड कर, तो यहां मिला 1, इसे तो डिवाइड कर चुका हूं। अब देखो बेटा ये माइनस यहां चलाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो सीधे हो जाएगा -3x²। देखो 2 से ये ऊपर है नीचे कट गया, -3x और x हो गया -3x², और जब इसको डिवाइड किया पावर -3/2 से तो पावर ऊपर चली जाएगी, तो सीधे हो जाएगा x² d²/4 पावर -1। इसको इससे डिवाइड करो। देखो जो लोग बिगिनर्स हैं, जिनका कैलकुलस पोर्शन या मैथमेटिकल पोर्शन कमजोर है, सिर्फ उनके लिए मैं एक बार और बता दे रहा हूं कि मैंने कैसे किया होगा। तो लिखा x² d²/4, यहां था पावर -5/2, नीचे था x² d²/4, यहां पावर था -3/2। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो जब पावर का साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² d²/4 -3/2। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, सॉरी ये प्लस हो गया, हाँ, तो पावर जब ऐड हो जाएगी तो -5/2 में 3/2 जोड़ोगे तो -1 चला आएगा, वही हमने लिखा था। तो कुल मिलाकर ये ऐसे हो गया, इसको इधर लाओ तो 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x², और ये हो जाएगा नीचे चलाएगा तो हो जाएगा x² d²/4। इसको इधर ले जाएंगे तो x² d²/4 ये हो गया 3x², इसको इधर लाओ तो 2x² हो जाएगा d²/4। थोड़ा आगे ले जाओ, इसको नीचे डिवाइड करो तो x² हो जाएगा d²/8, तो यहां से x हो जाएगा d/2√2। तो ये आंसर हो गया, तो आंसर हो गया d/2√2। आसान सी भाषा में
अगर कहा जाए तो कुछ ऐसा था क्वेश्चन कि क्यू था, ये d/2 था, ये d/2 था, यहाँ चार्ज क्यू था, ये डिस्टेंस कितने होने चाहिए किस पर जो ये दोनों मिलकर फोर्स लगाएं, ये फोर्स मैक्सिमम हो। तो कैलकुलस की अप्रोच जिसको आगे हमने बहुत डिटेल में किया है, ये डिस्टेंस आगे थे d/2√2, यानी कि ये चार्ज यहाँ से d/2√2 दूरी पर रखा हो, इनके बीच दूरी d थी, तो इस पर जो फोर्स लगेगा चाहे अट्रैक्शन का लगे या रिपल्शन का लगे, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आईटी में एक जमाने में जेई एडवांस तो होता नहीं था, उसको जेई मेंस बोलते थे, प्री और मेंस बोलते थे, तो उसमें ये आ चुका है। एक क्वेश्चन 2005 का मैं और लास्ट ले रहा हूँ, उसमें कैलकुलस नहीं है, बस इसी का विस्तार है और बहुत छोटे में हम समझेंगे। उसका मैं सिर्फ ऑप्शन लिखूंगा और हम क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। देखो कह रहा है, ये 2005 या शायद 2005 का क्वेश्चन, आप लोग जरा देख लेना, मिल जाएगा आपको। कह रहा दो चार्जेज हैं, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। दो चार्जेज हैं, एक चार्ज रखा है x बराबर -a पर, ये है -a। एक चार्ज क्यू रखा है, एक चार्ज रखा है x बराबर +a पर, ये दूरी है a। तो ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है -a। एक चार्ज यहां रखा है, एक चार्ज यहां रखा है। कह रहा है कि एक पार्टिकल जिसका मास m है और जिसे चार्ज -q/2 है, वो शुरू में यहां पर है, ओरिजिन पर है। यहां मान लो ये A हो गया, ये B हो गया, ये O हो गया। क्वेश्चन ये है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक चार्ज Q रखा है यहां से -a दूरी पर, एक चार्ज +Q रखा है यहां से a दूरी पर, और शुरू में यहां पर ओरिजिन पर एक चार्ज रखा है Q बराबर -q/2। तो जितने चार्जेज हैं उसका हाफ चार्ज यहां पर रखा है। अब कह रहा है कि हम इसको जरा सा ऊपर ले जाते हैं, इस चार्ज को, जो चार्ज यहां रखा है उसको स्लाइटली हम यहां ले जाते हैं, मीन्स ये y दूरी ले जाते हैं, और y बहुत छोटा है, गिवन है कि y बहुत छोटा है a से, यानी कि ये दूरी बहुत कम है इस दूरी से या इस दूरी से, y बहुत छोटा है a से। तो हमें बताना है कि जो नेट फोर्स लगेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अब लिखेंगे नेट फोर्स ऑन -q/2 इज प्रोपोर्शनल टू, चार ऑप्शन है, ए है y, बी है -y, सी है 1/y और डी है -1/y। बेटा जरा ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए, ध्यान से देखो। आईटी 2005 का शायद क्वेश्चन है। दो चार्जेज हैं, एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज ये भी क्यू है, ये यहां से -a दूरी पर है और यहां से +a दूरी पर है। शुरू में -q/2 चार्ज यहां रखा है। इस -q/2 चार्ज को हम थोड़ा सा y एक्सिस पर हल्का सा शिफ्ट कराते हैं, इधर की तरफ ले जाते हैं, लेकिन ये दूरी बहुत कम है, इस दूरी के रिस्पेक्ट में ये दिया गया है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो किसके प्रोपोर्शन होगा, y के किस टर्म के प्रोपोर्शन होगा। तो दिए हैं y के प्रोपोर्शन होगा, -y के प्रोपोर्शन होगा, 1/y के प्रोपोर्शन होगा, -1/y के प्रोपोर्शन होगा। मैं चार ऑप्शन लिख दे रहा हूं फिर से ताकि आपको बात समझ में आ जाए। y -y, 1/y,
-1/y। आखिरी बार, हालांकि तुम्हें बोरियत हो रही होगी, लेकिन जरा एक बार और मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं कि चार्ज यहाँ है, एक चार्ज -q/2 यहाँ थे, सो थोड़ा सा खींच कर ऊपर ले गए स्लाइटली। ये दूरी बहुत कम है, ये दूरी बहुत ही कम है ए से, ये दिया गया है। तो हमें बताना है कि इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो y के किस रिलेशन पर डिपेंड करेगा। प्रोपोर्शन किसके प्रोपोर्शन होगा? y के प्रोपोर्शन होगा, -y के प्रोपोर्शन होगा, 1/y के प्रोपोर्शन होगा, या -1/y के प्रोपोर्शन होगा। तो जरा भी नया नहीं है, जस्ट जो हमने पीछे के क्वेश्चन बताए हैं, अगर उनको ध्यान दो तो उन्हीं का विस्तार है। अब ये चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जितना ये फोर्स एफ होगा, जस्ट पुराने क्वेश्चन का रिपीटेशन है, जितना फोर्स एफ होगा उतना फोर्स एफ बी होगा, और एफ बी को लिख दिया हमने, वैल्यू सेम होगी, हो जाएगा 1/4π0 q/2 और इस डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको हमने चलो r मान लिया, तो r का स्क्वायर, ये हो गया। और चूंकि दोनों फोर्सेस सेम हैं तो इनको एक नाम दे दिया F, जस्ट पुराना सब कुछ किया। तो इस -q/2 पर ये q इधर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, नाम दे दिया Fa। इस -q/2 पर q इधर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, नाम दे दिया Fb। फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी क्योंकि चार्जेस का प्रोडक्ट सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, तो ये हो गया। अब देखो इसमें हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो जैसे हमने कहा था, देखो कि हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेंगे, इसे थीटा कहा तो इसे थीटा कहा, तो ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाने से हो जाएगा थीटा। इस एफ ए के दो कंपोनेंट होंगे बेटा, जिससे पीछे हुए थे, इधर एफ ए कॉस थीटा, एफ ए साइन थीटा, एफ ए कॉस थीटा, एफ ए साइन थीटा। मैं जरा लिख दूं ताकि आपको लगे कि कोई नई बात नहीं है। तो देखो इस एफ ए को हमने लिख दिया है, एफ ए को लिख दिया है, ये माइनस आई कैफ है, ये आई कैफ है, जे कैफ है, माइनस जे कैफ है। तो एफ ए को लिख दिया माइनस, ये लिख दिया एफ कॉस थीटा माइनस आई कैप, इसका कंपोनेंट इधर मिलेगा एफ कॉस थीटा और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई कैप, इसका कंपोनेंट इधर मिलेगा एफ साइन थीटा, डायरेक्शन हो जाएगी माइनस जे कैप। एफ बी के भी दो कंपोनेंट मिलेंगे, ये हो जाएगा एफ ए कॉस थीटा, एफ बी कॉस थीटा, एफ को फिर हमने एफ लिख दिया तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये डायरेक्शन हो गई आई कैप, इसका कंपोनेंट इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, ये आई कैप है, ये माइनस जे कैप है, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा माइनस जे कैप। तो जैसे पीछे किया था, इसके दो कंपोनेंट मिले इधर और इधर, इससे दो कंपोनेंट मिले इधर और इधर, ये इक्वल अपोजिट है, कैंसिल आउट करेंगे तो जो नेट फोर्स हो जाएगा, जिसको मैं एफ डैश में बार बार कहता हूँ, जिसे मैंने एफ ए और एफ बी कह दिया, ये सीधे हो जाएगा, इनको ऐड करना तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सीधे हो जाएगा 2f साइन थीटा माइनस जे कैप, 2f साइन थीटा माइनस जे कैप। ओके बेटा, अब जरा ध्यान दो और ध्यान दो, तो नेट फोर्स हो गया इतना। अब हम वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखा तो 2 को 2 रखा, एफ डैश को मैं लिखा, 2 को 2 रखा, एफ जो लिख दिया जो पीछे लिखा था 1/4π0 q/2 और आर स्क्वायर, आर कुछ नहीं है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट हटा देंगे। देखो ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, आर कुछ नहीं है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट है। तो मैंने लिख दिया, एफ को लिख दिया था 2f साइन थीटा माइनस जे कैप था, तो लिख दिया 2 1/4π0 q/2 बाई आर स्क्वायर
इंटू, देखो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा वाई बाई आर, वाई बाई आर। तो वाई को वाई लिखा और आर हो गया वही ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ इंटू माइनस जे कैप। तो ये एफ रिजल्टेंट फोर्स को हमने ऐसे लिख दिया। अगर सिंप्लीफाई करें तो एफ डैश हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर वाई स्क्वायर पावर 3/2 माइनस जे कैप। तो देखो बेटा हमने लिख दिया माइनस जे कैप। अब देखो खास बात, आईटी में क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। अब खास बात क्या है, प्री कंडीशन को देखो। कह रहा कि y बहुत छोटा है a से, तो अगर एक मिनट, यहाँ y छूट गया था ना, देखो y छूट गया, तो y ऐसे छूट गया था कि हमने साइन थीटा को लिखा तो y बाई एक्स, तो y छूट गया था तो y लिख दिया। अब देखो दिया है कि y बहुत छोटा है a से, तो अगर y बहुत छोटा है a से तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगभग हो जाएगा ए स्क्वायर। ये बहुत छोटा है इससे, तो इसको इग्नोर करो इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा लगभग ए स्क्वायर। अब यहां बचा ए स्क्वायर, तो यहां लिख सकते हैं केवल ए स्क्वायर, तो लिख दिया हमने ए स्क्वायर का पावर 3/2। तो अगला स्टेप थोड़ा हमने ऐसे लिख दिया कि अगर y बहुत छोटा है a से तो एफ डैश हो जाएगा इतना। मैं बाकी मिटा दे रहा हूं। तो यहां ये था माइनस जे कैप। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो एफ डैश हो जाएगा के वाई माइनस जे, एफ डैश हो जाएगा के वाई माइनस जे। अगर हम वेक्टर के हिसाब से बात करें तो एफ डैश डिपेंड करेगा माइनस वाई पर। बेसिकली देखो बेटा, ये y था, इस दिशा को जे कैप का, इस दिशा को माइनस जे कैप का है, तो माइनस जे कैप अगर ये y के डायरेक्शन तो ये के डायरेक्शन हो जाएगी माइनस वाई के। तो कुल मिलाकर एफ डैश जो नेट फोर्स लगा वो किसके प्रोपोर्शन हो गया, माइनस वाई के प्रोपोर्शन हो गया। तो जो चार ऑप्शन थे, एक था y, दूसरा था माइनस वाई, तीसरा था 1/y और चौथा था माइनस 1/y। तो इसमें से ये आंसर हो जाएगा एफ प्रोपोर्शन माइनस वाई। बेसिकली एफ प्रोपोर्शन माइनस जे था, लेकिन प्लस जे ऊपर माइनस जे नीचे है, तो अगर इसको y मानते हैं तो इसको माइनस वाई मानेंगे, तो इस हिसाब से हो गया एफ प्रोपोर्शन माइनस वाई। तो ये आंसर हो गया बेटा। आज के वीडियो में इतना ही। एक वीडियो हमें और लेना है कूलम्ब्स लॉ पर। कुछ स्कैटर्ड और पार्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो छूट जाएंगे, और अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन जो कैलकुलस बेस्ड है लेकिन वो इरोडो का भी है, उनको भी हल्का सा मैं लूँ अगर टाइम मिलता है तो। बेटा तब तक के लिए महादेव।